डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 हुआ। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। एपीजे अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम को पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन की कहानी काफी संघर्षों से भरा रहा। शिक्षा के प्रारंभिक काल में उन्होंने अखबार बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने घर परिवार के सदस्यों का पालन पोषण भी किया। आइए जानते डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की शिक्षा, उपलब्धि, आविष्कार, कोट्स और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के बारे में। महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते हैं, वे एक सदी में एक बार पैदा होते हैं और आने वाले सहस्राब्दियों के लिए याद किए जाते हैं। ऐसे ही एक महान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को मद्रास प्रेसिडेंसी के रामेश्वरम में एक गरीब तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। वह अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर शहर रामेश्वरम में रहता थे, जहां उनके पिता जलालुद्दीन के पास एक नाव थी और वह एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी मां आशिमा एक गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें से वह सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज धनी व्यापारी और जमींदार थे और उनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन ब्रिज के खुलने से तीर्थयात्रियों को लाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। नतीजतन कलाम का परिवार अपर्याप्त हो गया था और जीवन यापन करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा थे। कम उम्र में कलाम को अपनी पारिवारिक आय के पूरक के लिए समाचार पत्र बेचना पड़ा। हालांकि कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा थी। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज, तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। कलाम ने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद 1960 में डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए। उनके करियर की शुरुआत एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन करने से हुई। हालांकि वह डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम को 1970-90 के दशक के बीच सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाएं प्राप्त हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट एविल और प्रोजेक्ट वेलियंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए कुछ धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। इसके बाद कलाम 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर पदोन्नत होने से पहले 5 साल तक उसी पद पर रहे। देश के 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण में उनकी अपार भूमिका ने भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में मजबूत किया। कलाम अब एक राष्ट्रीय नायक बन गए थे, जिन्हें आने वाले युगों तक याद किया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा किए गए परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारी हंगामा मचाया। कलाम ने टेक्नोलॉजी विजन 2020 नामक एक राष्ट्रव्यापी योजना को सामने रखा, जो उनके अनुसार 20 वर्षों में भारत के कद को विकासशील से विकसित राष्ट्र में बदलने का एक शानदार तरीका था। योजना ने उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाकर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करके और जनता की शिक्षा पर जोर देकर राष्ट्र की प्रगति की कल्पना की। सर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने के हकदार थे। 25 जुलाई 2002 में वे देश के राष्ट्रपति चुने गए। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 था। कलाम भारी मतों से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनों ने उन्हें अध्यक्ष पद के लिए नामित किया और इसे समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। उन्हें प्यार से लोगों का राष्ट्रपति कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए और पूरे देश में अनगिनत काम किए थे। वह निर्णय लेने और उन्हें लागू करने के लिए पर्याप्त साहसी थे, चाहे वह कठिन हो या संवेदनशील हो या फिर अत्यधिक विवादास्पद हो। लाभ का पद शायद वह कठिन अधिनियम है जिस पर उन्हें हस्ताक्षर करना था। 1701 में निपटान के अंग्रेजी अधिनियम के अनुसार
लाभ का पद ये स्पष्ट करता है कि शाही परिवार के तहत एक पेशेवर स्थापित करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी प्रकार का प्रावधान है या जो राजकुमार से पेंशन ले रहा है, के पास नहीं है हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए काम करने का अधिकार। यह शाही परिवार को प्रशासनिक स्थितियों पर शून्य प्रभाव डालने की अनुमति देगा। वह 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में अपना विचार बदल दिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वह शिफ्ट हो गए और शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना छात्रों को व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलुरु जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम की चांसलर के रूप में कार्य किया। 2012 में उन्होंने व्हाट कैन आई गिव नामक एक कार्यक्रम शुरू किया, देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के विषय पर ध्यान केंद्रित करना। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक न एक दिन मरना ही होता है, लेकिन कुछ लोग देश के लिए अपने योगदान के कारण लाखों लोगों के दिलों में अमर हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये पूरे देश के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए एक बेहद दर्दनाक समय था, क्योंकि हर वर्ग के लोगों को प्रेरित करने वाले एक महान व्यक्ति दुनिया छोड़ गए। आपको बता दें कि अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे गिर पड़े। हालांकि उन्हें शिलोंग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। फिर उनके पार्थिव शरीर को एयरलिफ्ट कर गुवाहाटी ले जाया गया और वहां से एयरफोर्स के विमान से नई दिल्ली ले जाया गया। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई अन्य नेताओं ने उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढक दिया गया और उनके गृहनगर लाया गया। उनके अंतिम संस्कार में करीब 35,000 लोगों ने शिरकत की और ऐसी महान व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना की। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो न केवल एक महान राजनीतिक नेता थे, बल्कि एक अच्छे शिक्षक और लेखक भी थे। उनमें कई नाजुक गुण और दूरदर्शी थे। उन्होंने हमेशा देश के विकास के लिए एक उत्कृष्ट सपना देखा और महसूस किया कि युवा क्रांति ला सकते हैं। अपने विश्वविद्यालय के करियर के दौरान उन्होंने अपने प्रेरणादायक भाषण और जबरदस्त दूरदर्शी के माध्यम से कई छात्रों को प्रेरित किया। इसके अलावा डॉक्टर कलाम एक महान लेखक थे। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जो मुख्य रूप से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए हैं। उनका भारत का निर्माण 2020 हमारे लिए एक उपहार की तरह था और उनके पास भारत को एक महाशक्ति बनाने की सभी रणनीतियाँ थीं। इस पुस्तक में उन्होंने मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में भूजल और विकास, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, उन्नत सूचना और संचार प्रणाली, अच्छी बुनियादी सुविधाओं, बिजली उत्पादन में पर्याप्तता, कुछ उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता जैसे कुछ कारकों पर ध्यान केंद्रित किया था।